हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मॉडर्न स्कूल फॉर एजुकेशन की ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में। आज मैथ्स का दिन है। सेकेंड सेमेस्टर की मैथ्स क्लास होगी। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये संक्रियाएं कौन सी होंगी। संक्रियाएं चार प्रकार की ही हैं। इनकी बात की जाए तो जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, इन्हें संक्रियाएं कहते हैं, जो कि गणित के मुख्य गुण हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत आप क्या सीखेंगे? पूर्ण संख्याएं, संख्या रेखा, संख्या रेखा पर योग किस प्रकार से करना है, चौथा है संख्या रेखा पर घटाना, और सीखेंगे संख्या रेखा पर गुणा और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण। तो ये आज के यूनिट में टॉपिक में जो आपका चैप्टर है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण, जो कि होते हैं जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। इसके अंतर्गत आप सीखेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, संख्या रेखा किस प्रकार से बनाई जाती है और संख्या रेखा पर किस तरह से योग आदि होता है, और उस पर घटाना भी और उस पर गुणा भी, और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण भी इस चैप्टर में आपको सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे। सबसे पहली बात आती है पूर्ण संख्या क्या होती है। देखिए, संख्या जब हमने आपको बताया था कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं की बात की जाए। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं वस्तुओं को गिनने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक जाती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं लिखी जा सकती है। अब बात आती है पूर्ण संख्याओं की, जो कि पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर आता है? द होल नंबर, इंग्लिश में इसका नाम होता है होल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर जो होता है, होल नंबर का मतलब हो गया आपका कि जब संख्या में शून्य भी शामिल हो जाए, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में आप शून्य को भी शामिल कर दीजिए, तो आपकी जो सीरीज है या जो अंक है वो बनेंगे 0 1 2 3 4। इसको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी नहीं लिखी जा सकती है। इसमें जो शून्य है ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या कही जाती है। क्रमागत पूर्ण संख्याएं ये क्या होती हैं? क्रमागत पूर्ण संख्याएं जरा ध्यान दीजिए। ये मैं कुछ ग्रुप यहां पर संख्याओं के समूह आपको दे रहा हूं, 4 5 6।
18, 19, 20, 28, 29, 30। ऐसा नहीं है केवल 3 संख्याओं के ही समूह हो सकते हैं, आप 4 संख्याओं का समूह भी ले सकते हैं, 5 का ले सकते हैं। समूह लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, मैंने 5 समूह यहाँ पर लिए हैं। तो 5 समूह जब आप देख रहे हैं कि जो पहली संख्या है और उससे जो अगली संख्या है, तो अगली संख्या पिछली संख्या की एक उत्तरवर्ती संख्या है। उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, ये आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि एक जोड़ने पर प्राप्त अगली संख्या जो होती है वो उत्तरवर्ती संख्या होती है। 18 की उत्तरवर्ती 19 है, 19 की उत्तरवर्ती 20 है, 28 की उत्तरवर्ती 29 है, 29 की उत्तरवर्ती 30 होगी। इसी प्रकार से 9, 10, 11, 12 और 52, 53, 54, 55, 56 ये इनकी उत्तरवर्ती संख्याएं होती हैं जो कि क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि क्रम से आगे बढ़ते हुए संख्याएं जो होती हैं वो क्रमागत संख्याएं या क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर किस प्रकार से प्रदर्शन किया जाता है, किस प्रकार से उसको बनाया जाता है, वो मैं आपको अब दिखा रहा हूं। पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। किस प्रकार से इनको प्रदर्शित किया जाएगा पूर्ण संख्याओं को, पूर्ण संख्या यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। अभी अभी हमने देखा था कि जो एक संख्या थी वो अगली संख्या जो बनती है जिसे हम एक जोड़ करके बनाते हैं, जो उत्तरवर्ती संख्या होती है वो पिछली एक संख्या से एक ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना, यानी सबसे पहले आपको एक रेखा खींचनी होगी, इधर की तरफ को जा रही है और जो सबसे पहला बिंदु होगा वो होगा 0 और ये बराबर बराबर भागों में बटी होती है। हम इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड आगे भी इसी प्रकार से चलती रहेगी। ये संख्या रेखा कहलाती है। तो संख्या रेखा पर हम देखते हैं कि जो 6 है वो 0 के दाईं ओर स्थित है, या ये भी कह सकते हैं कि जो 6 है या 7 है वो 1 के दाईं ओर स्थित है, यानी कि राइट हैंड पर है, या 5 3 के राइट हैंड पर है। यानी कि जब संख्याएं लगातार दाईं तरफ बढ़ाई जाएं तो वो संख्या, अगली संख्या जो होती है वो पिछली संख्या से एक ज्यादा होती है। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि दो पूर्ण संख्याओं में वह संख्या बड़ी है जो दाईं ओर लिखी हुई है। यानी कि जो सबसे छोटी संख्या है वो 0 है, 7 3 के दाईं ओर है तो इसलिए 7 बड़ी है और 3 छोटी है। 1 5 के बाईं ओर है इसलिए 1 5 से छोटी होगी। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि जो 2 से शुरू करना है, ठीक है। अब हमारे पास 2 है, 2 से शुरू करना है और 2 से शुरू करके इस संख्या में यदि हमें 3 जोड़ना है, यदि हम इसको जोड़ना चाहें, क्योंकि इनके प्रदर्शन करने के बाद आपको इनके योग और घटाना या गुणा तीनों चीज सीखनी है, भाग सीखना है। तो हम देखिए 2 में 3 जोड़ना है, हमको 2 प्लस 3 जोड़ना होगा। तो हमारे पास जो 2 है वो यहाँ से यहाँ तक हो गए हैं, ये हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए हैं। अब हमको इसमें कितने जोड़ने हैं, यदि हम 3 जोड़ने हैं तो यानी कि हम दाईं तरफ आगे बढ़ेंगे, 3 कदम आगे बढ़िए आप। 1 यहाँ से यहाँ तक हो गया, 2 3, यानी कि यहां से यहां तक हम 3 कदम चलते हैं। अब हम होल यानी कि संपूर्ण कदम चल लेते हैं। तो यहां से यहां तक कितना हो गया, ये 5, यानी कि 2 और 3 5 हो जाता है। और ले लीजिए एक सवाल ऐसा ही छोटा सा, उदाहरण के द्वारा आप इसको अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। आपको 2 प्लस 4 करना है या 3 प्लस 4 करना है, छोड़िए
2 काम देख चुके हैं, 3 + 4 करना है। तो 3 शुरुआत कीजिए तो 0 से यहाँ तक आपका 1 हो गया। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक फिर 1 है, यहाँ से यहाँ तक फिर 1 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका 3 हो चुका है। उसके बाद आपको 4 और लेना है, तो 1 2 3 और 4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, तो 0 से 7 तक कितना हो गया, 7, यानी कि 3 + 4 = 7। देखिए सवालों में इनमें छोटे जरूर, लेकिन बात ये आती है कि आपको सिखाना है। छोटे बच्चे होते हैं, जब हम आप लोग सब टीचर बन करके जब छोटे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए जब आप जाते हैं, तो वहां पर आपको छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं, तो उनको जोड़ना घटाना किस प्रकार से सीखा जाता है, ये आज की टेक्निक है। अब एक प्रणाली होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिखाना होता है। तो ऐसे सिखाया जाता है बच्चों को संख्या रेखा पर किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह सिखाना है, वो चीज इसमें आती है। यही चीज आपकी पेडागोजी जब आप पढ़ते हैं वहां पर आपको पूछी जाती है। जब आप CTET या UP TET का एग्जाम देते हैं, अदर टेट का, रीट का या KVS में एग्जाम देते हैं, तो वहां पर आपको प्राइमरी जो एग्जाम होता है वहां पर आपसे यही बातें पूछी जाती है कि किस तरह से आप पढ़ा पाएंगे। तो वहां पर ये सब चीजें काम आती हैं कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं। आगे देखिए, इसी प्रकार से संख्या रेखा पर हम घटाना भी सीख सकते हैं। संख्या रेखा पर घटाना भी सीखा जा सकता है। किस तरह से होना है वो देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं, 6 - 4। हमारे लिए ये बहुत ही आसान होता है, 6 - 4 कीजिए, 2 बच्चे हैं। लेकिन जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, प्राइमरी के बच्चों को, तो किस तरह से लेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहां से ले लीजिए 6 तक, क्योंकि 6 है तो 1, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, यहां तक आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें से 4 घटाने हैं। तो यहां से लीजिए 1 2 3 और 1 4, यहां से यहां तक 4 कट गया। तो कितना बचता है फिर आपका, यहां से यहां तक कितना बचा, 2, यानी कि 6 - 4 = 2। 6 में से 4 गए, 2 बचते हैं। तो इस तरह से इनको आपको बताना होता है, घटाने के लिए क्वेश्चंस को करना होता है, सिखाना होता है। एक और ले लेते हैं इसमें एग्जाम्पल आपको, क्योंकि इनकी जो पूर्ण संख्याओं के जो प्रगुण हैं, वो यानी कि जोड़ना, घटाना और गुणा, भाग आदि करना जो होता है, वो संख्या रेखा पर किस प्रकार से सीखे जाते हैं, सिखाए जाते हैं, वो आपको आज यहाँ पर चल रहा है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 7 - 3। आपको 7 लेना है, तो यहां से यहां तक हमने गिना, 7 हो गया। 4 3 हमको घटाना है, तो यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3, ये आपने घटाना है और ये आपका घट गया। तो कितना बचता है, 1 2 3 4, 4 बचेगा। बच्चा आसानी से इसको काउंट करके लिख सकता है। ये आपकी संख्या रेखा पर घटाना हो गया है। संख्या रेखा पर गुणा किस प्रकार से की जाती है वो भी आप देख लीजिए। बहुत ही आसान होता है, बच्चों को थोड़ा सा ध्यान से दिखाने की जरूरत होती है। ध्यान से आप सिखाएंगे, प्रणाली को सही से लागू करेंगे, तो आप आसानी से इसको बच्चों को सिखा पाएंगे। हमको 2 का टेबल लेना है, 2 का टेबल ले लीजिए या 2 की गुणा कर लीजिए। तो हम जाते हैं कि जब हमें 2 का टेबल लेना है, या हमसे बताया गया कि आपको 2 गुणा 4 लेना है या 2 गुणा 3 लेना है, तो हमें इसे थोड़ा सा बढ़ाना होगा, और बढ़ा लेते हैं। दो गुणा 4 लेने के लिए हमसे कहा गया, तो हमको 2 को 4 बार नोट करना है। 1 2 एक बार हो गया, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार। तो 2 चौक कितना होता है, यहां से हमने इसको काउंट किया तो 8 है, यानी कि 8। यहां से यहां तक अब आप इसे पूर्ण रूप से गिन सकते हैं, यानी कि 8 आ जाता है। एक और ले लेते हैं, तो आपसे कहा गया कि जी 3 गुणा 3 कर दीजिए। इस बार 3 का टेबल लिया गया, तो 1 3 से आएगा, 2 और 1 3 और 1 लिए संपूर्ण आ जाता है। यहां से यहां तक 9, यानी कि 3 के 9 हो जाता है।
ये पूर्ण संख्या पर जो योग है, गुणा है, उनके आपको प्रगुण अभी बाकी हैं। ये तो हुआ पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। किस प्रकार से करना होता है ये आपको यहाँ पर आज इस वीडियो में सिखाया गया कि संख्या रेखा पर किस प्रकार से जोड़ना, घटाना और गुणा की जाती है। इनके प्रगुणों के बारे में बात चलेगी। पहला टॉपिक क्या है इसमें, पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण। योग के ध्यान देंगे, योग के प्रगुणों के बारे में बात होगी। संख्या रेखा पर किस तरह से दिखाते हैं वो सब आपको बता दिया गया था। तो आज हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुणों के बारे में। इसी पर इनके व्यवकलन यानी घटाने के भी गुण हैं, प्रगुण हैं, उनके बारे में भी बातें होंगी। तो इसमें सबसे पहले आपको बताया जा रहा है योग का समवरक प्रगुण। इसका नियम ये कहता है, प्रगुण इसका नियम ये कहता है कि दो संख्याओं का योगफल भी एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल एक पूर्ण संख्या होगी। किस तरह से होनी है, जैसे 2 + 3 = 5, यानी कि 2 भी एक पूर्ण संख्या है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है और इनका जो योगफल है 5 वह भी एक पूर्ण संख्या है। दूसरा रूल कहता है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। नाम से ही जाहिर है, क्रम विनिमय, यानी कि यदि संपूर्ण संख्याओं का क्रम बदल दिया जाए और उसको योग किया जाए तो भी उसका उत्तर वही आएगा, वही संख्या होगी। यानी कि यदि मैं 4 + 7 लिखता हूं तो मेरा उत्तर आएगा 11। और यदि मैं इनका क्रम बदल देता हूं, यानी कि मैं 7 को, यहां पर देखिए 4 पहले नंबर पर है, 7 दूसरे नंबर पर है। यदि मैं 7 को पहले नंबर पर ले आता हूं और 4 को दूसरे नंबर पर ले आता हूं तो मैंने ये इनका क्रम विनिमय यानी कि क्रम को बदल दिया है, तो भी उत्तर वही आएगा और यह एक पूर्ण संख्या होगी। तीसरा नियम, योग का तस्मक अवयव। योग का तत्समक अवयव यानी किसी संख्या में यदि आप 0 को प्लस करते हैं तो उसका उत्तर पहले वाली संख्या ही होगी, यानी कि जो बड़ी संख्या उसमें पूर्ण संख्या उसका उत्तर वही होगी। जैसे 7 + 0 = 7। इसका मतलब ये हुआ कि जो शून्य संख्या है, शून्य को योग का तत्समक कहेंगे। क्योंकि इसके अंदर वो गुण है शून्य के अंदर कि ये संख्या को वही रखती है, बदलती नहीं है, बदलने नहीं देती है, इसलिए शून्य को योग का तत्समक कहा जाता है।
योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम कह लीजिए या त्रैगुण कह लीजिए। इसके अंतर्गत यदि तीन संख्याओं के योग में, आपको तीन संख्या दी हुई है कि योग में दो संख्याओं को पहले आप निकाल लेते हैं कोई सी भी, क्योंकि योग की है, तो उसके बाद आप तीसरी संख्या को योग करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि 2 + 7 = 9, या आप ऐसे भी लिख लें 2 + 3 को पहले लिख लें और 4 को बाद में ले लें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भी आप इसे दूसरे तरीके से भी आप देखिए, 4 + 2 कर लीजिए +3, यानी कि 6 + 3 = 9। ऐसे नियम को योग का साहचर्य प्रगुण या साहचर्य नियम कहा जाता है। अब आपका आता है दूसरा रूल, योग के प्रगुण है, अब आएगा आपको घटाने के प्रगुण। दूसरा नियम बी, पूर्ण संख्याओं पर घटाने के प्रगुण। सबसे पहला है घटाने का समवरक प्रगुण। घटाने का समवरक प्रगुण, इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए आप 3, ये एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यदि आप 4 में से 7 घटाएं, उनका क्रम बदल दें, तो आपको आंसर -3 आएगा और ये पूर्ण संख्या नहीं होगी। ये तो एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, किंतु पूर्ण संख्या नहीं। यानी कि जब घटाने का समवरक प्रगुण का नियम लागू किया जाता है, तब एक संख्या में से जब दूसरी संख्या घटाई जाती है तो उसका आंसर सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, यदि संख्या बड़ी है छोटी घटाई जाए। लेकिन यदि आप छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं तो जो आपका उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। इसे कहते हैं घटाने का समवरक प्रगुण। दूसरा नंबर 2 है घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण। घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण, आप देखें 3 - 5 = -2 होगा, लेकिन आप 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। यानी कि यदि आप इनका क्रम बदल देते हैं, आपस में चेंज कर देते हैं, तो वही उत्तर नहीं आता है। तो घटाने का जो क्रम विनिमय प्रगुण है, यानी कि घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता है। तीसरा देखिए, घटाने में शून्य की तत्समकता। पांच माइनस 0 = 5, ये एक पूर्ण संख्या है। -5 एक पूर्ण संख्या नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि शून्य की तत्समकता में जो 0 है, शून्य है, वह एक तत्समक अवयव नहीं है, जिस प्रकार से ये योग की क्रिया में हुआ था। चौथा देखते हैं,
घटाने की संक्रिया में साहचर्य नियम या साहचर्य प्रयोग। 7 - 5 - 3 यानी कि 2 - 3 बराबर -1। यदि आप इसको बदल देते हैं यानी कि 7 में से आप 5 - 3 करते हैं तो आपका उत्तर 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि घटाने की जो संक्रियाएं होती हैं वो पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य नहीं होता है, जैसा कि योग में होता है, इसमें माइनस में नहीं होता है। अब आपका बी यानी कि अब आपका नेक्स्ट आता है सी, पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। गुणा के प्रगुण देखते हैं। नंबर 1, गुणन का संवरक प्रगुण। देखिए 2 × 4 बराबर 8, बदल दीजिए 4 × 2 बराबर 8, 3 × 6 बराबर 18, यानी कि 2 पूर्ण संख्याओं को आप गुणा करते हैं तो जो आंसर है वह भी एक पूर्ण संख्या ही होती है। दूसरा नियम है गुणन का क्रम विनिमय। जी हाँ, गुणन का क्रम विनिमय प्रयोग या नियम। 2 संख्याओं को 2 × 5 करें या इनका क्रम बदल दें तो अभी वही आएगा। ये 2 पूर्ण संख्याओं के गुणा करते समय आप उनका क्रम बदल देते हैं तो भी उसका आंसर वही आएगा। 4 × 6 या 6 × 4 24, यानी कि आपने क्रम पहले नंबर पर यहाँ पर 2 था, यहाँ 5 था, आपने 5 को पहले पर लिख दिया और दूसरे को 2 पर दूसरे नंबर पर लिख दिया तो भी आंसर वही आया। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी कि नियम ये निकल के आया कि पूर्ण संख्याओं में यदि आप क्रम बदल देते हैं तो उसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा रूल है शून्य का गुण। शून्य का गुणन प्रगुण के नियम में यदि आप किसी भी संख्या पूर्ण संख्या की गुणा शून्य में करते हैं तो प्राप्त जो परिणाम है वह भी शून्य ही होगा। 8 × 0 बराबर 0, 6 × 0 बराबर 0, 53 × 0 बराबर 0, यानी कि पूर्ण संख्याओं की गुणा शून्य में करने पर इसका परिणाम शून्य ही प्राप्त होता है। चौथा नियम है गुणन का तत्समक प्रयोग। गुणन का तत्समक प्रयोग। गुणन का तत्समक प्रगुण कहता है जिस प्रकार से योग में और घटाने में शून्य को लिया था तो तत्समक गुण में 1, यानी कि आप गुणा में करते समय 1 से यदि किसी भी संख्या की, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो,
आप उसकी गुणा यदि 1 में करते हैं तो उसका उत्तर वही संख्या होगी, परिणाम जो निकल कर आएगा वो वही संख्या होगी। इसका अर्थ ये होगा कि जो 1 है, एक संख्या, इसलिए 1 को गुणन का तत्समक कहते हैं। ये रोल निकल करके आता है। जिस प्रकार से वहां पर शून्य थी योग में और माइनस में उसमें किया था, तो 1 को यहाँ पर उसका गुणन जो संख्या है उसे गुणन का तत्समक कहा जाता है। पांचवा है गुणन का साहचर्य नियम। गुणन का साहचर्य नियम कहता है कि यदि आप 2-3 संख्याओं में गुणा करते हैं तो आप पहले 2 संख्याओं की गुणा कर लीजिए और बाद में तीसरी संख्या गुणा कर दीजिए, तो परिणाम आपका क्या आएगा। यदि आप बाद वाली 2 संख्याओं की गुणा कर दीजिए तो अभी परिणाम वही आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि 2 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल तीसरी संख्या से किया जाए तो उनके परिणाम में कोई अंतर नहीं आता है। नेक्स्ट है, छठा है सिक्स्थ नंबर। इसी में लीजिए, सी पॉइंट चल रहा है, सिक्स्थ नंबर। गुणन संक्रियाओं का योग पर वितरण का नियम। इस नियम के अंतर्गत आप देखिए, आप किसी संख्या की गुणा दूसरी संख्याओं पर यदि आप करना चाहते हैं तो आपका परिणाम जरा चेक करिए। 3 गुणा 6, इसको सोल्व करते हैं, आपका आएगा उत्तर 18। यदि आप इसको वितरण के द्वारा सोल्व करते हैं, यानी 3 की गुणा 4 में भी कर दे और 2 में भी कर देते हैं। कैसे? 3 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे और बाद में दोनों को जोड़ देते हैं। 12 प्लस 6 बराबर 18, तब भी आपका वही परिणाम प्राप्त होगा। अर्थात पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन क्रियाओं पर योग का जो वितरण नियम है वो हो सकता है, वो नियम वितरण नियम कहलाता है। इसी में ही घटाने का नियम होता है। गुणन पर गुणन का घटाने पर वितरण का नियम। तो गुणा 7 - 5 आप कर लीजिए, तो 2 गुणा 2 बराबर 4। यदि आप इसको वितरण के द्वारा करना चाहते हैं, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 7 में और 5 में करें, बाद में घटा दें, तो 2 गुणा 7 माइनस 2 गुणा 5 यानी कि 14 - 10 बराबर 4। वही परिणाम प्राप्त होता है। डी, पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। योग देख चुके हैं, व्यवकलन यानी घटाना देख चुके हैं, गुणा देख चुके हैं। अब आता है पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। सबसे पहला है भाग की संक्रिया में समवरक प्रयोग।
इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो दो आप ले लें कोई से भी, पांच भाग 6 कर लें या 2 भाग 5 कर लें, आप कोई से भी दो युग्म ले लें, 8 और 3 ले लें, 7 या 5 ले लें। यानी कि यदि हम प्रथम संख्या को दूसरी संख्या से भाग करेंगे तो देने पर हमेशा जो आंसर आएगा, परिणाम होगा, वह एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। दशमलव में आ सकता है, पूर्ण संख्या नहीं होगी। ये रूल कहता है भाग की संख्या का समवर्ग, इसे कहा जाता है। दूसरा है शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग। शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग। आप देखें, यदि आप 6 को शून्य से भाग करें तो आपका जो आंसर आता है वो अनंत आता है, यानी कि उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तीसरा रूल कहता है पूर्ण संख्याओं में एक से भाग। आप किसी भी संख्या को भाग दीजिए, आपको जो परिणाम मिलेगा वही संख्या मिलेगी। यानी किसी पूर्ण संख्या में एक से भाग देने पर वही संख्या, यानी भागफल जो आता है वही संख्या प्राप्त होती है। नंबर 4 है इसमें पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया के अंतर्गत जो चौथा नियम है, 4th नियम है, नंबर 4 ले लीजिए। ये नियम कहता है शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग। आप यदि शून्य में किसी भी संख्या से भाग करें तो आपको आंसर शून्य ही प्राप्त होता है। यानी कि रूल कहता है कि शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग किया जाए तो आपका जो उत्तर होगा वो शून्य ही आएगा, यानी भागफल शून्य ही प्राप्त होगा। 5वां रूल कहता है किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी से भाग देना। यानी कि आप 5 भाग 5 बराबर 1 होगा। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या आप ले लीजिए, आप यदि उसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो आपका उत्तर हमेशा 1 ही आएगा। तो रूल कहता है कि यदि किसी शून्येतर यानी शून्य से बड़ी संख्या जो पूर्ण संख्या होनी चाहिए उसमें आप उसी संख्या से यदि भाग करते हैं तो आपका उत्तर सदैव 1। यही था आपके पूर्ण संख्याओं पर संख्याओं के प्रगुण। इसका अभ्यास कीजिए।